तो आइए लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक्स क्लास 10th का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये पेपर है, इसका सेट नंबर वगैरह आप देख ही रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स टाइम, ये जो सामान्य निर्देश होते हैं, कॉमन डायरेक्शन। ठीक, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ लिखा है क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्शन 1। दिस सेक्शन हैज़ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3। देखिए हमें हालांकि इसका ऑप्शन ट्रिक करना है। हमारा जो गिवन होता है अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। देखिए ये जो होता है वो a होता है, इसके साथ जो b होता है और ये जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। यही तो होता है, ये तो आपने पढ़ी रखा होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया -6/3। -6/3 मीन्स -2। और अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या हो गया? ये होता है c अपॉन ए। हमारे पास c है k अपॉन a है 3, है ना? यही है। अब ये जो गिवन है अपने आप को अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसमें ये सारी वैल्यूज रख दी जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने -2 रखा, प्लस k अपॉन के 3 रख लिया, इक्वल्स टू -2/3। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए k वाले टर्म्स एक साइड और जो नंबर वाले हैं वो एक साइड। 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब अगर इस ये कितना हो जाएगा? 3, इसका एलसीएम आ गया, यहाँ से हो गया ये -2 और यहाँ से हो गया 6। कितना हो गया जी? 6 में से -2 गया, प्लस के 4/3। सो k इज इक्वल टू 4/3 और जो k के नीचे 3 था वो इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितना आ गया? 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सेकंड करना है। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0, देन देखिए x की वैल्यू आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे a और b के बीच में जो भी रिलेशन आएगा वो बना दिया जाएगा। सो मैं यहीं कर दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन 2 डायरेक्ट रखिए क्योंकि आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना। x इक्वल टू 1 रखा तो दिस 1 2 और y इक्वल टू 2 रखा तो 3 2 जा 6 और एंड प्लस a इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज -4 प्लस a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 4। क्लियर? इस वाले इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन सेकंड से मैं यहाँ प्रॉपर सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो आपको ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको निपटाना है, इसलिए आप डायरेक्ट ही वैल्यू रखिए। x इक्वल टू 1 रखा तो 1 इंटू 2 2 और y इक्वल टू 2 रखा तो 3 2 जा 6, ये प्लस का सॉरी माइनस b इज इक्वल टू 0। सो 6 और प्लस हो गया 8, b को उधर ले गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 8। तो a 4 है, b 8 है, इसका मतलब क्या करते हैं? b इज इक्वल टू 2 इंटू 4 लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और b इज इक्वल टू 2 इंटू 4 की जगह हम a रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो b इक्वल टू 2a, v इज इक्वल टू 2a। देखिए v इक्वल टू 2a, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन 3, the midpoint of the line segment joining the point P and Q line। देखिए मिड पॉइंट क्या होता है किसी का? मिड पॉइंट होता है x1, पहले वाले के पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया, दूसरे वाले को आप x2 y2 सपोज करके चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट सीधा सा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और एंड y1 प्लस y2
अपॉन 2, ये पॉइंट आपका हो जाता है। तो यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट रखिए, x1 कितना है -4 है, x2 कितना है +4 है, दोनों का 0 आ गया, 0/2 है ना। और ऐसे ही 5 और 6 ये 11 हो जाएगा, 11/2। तो 0/2 तो 0 हो गया और ये हो गया 11/2। तो मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा 0,11/2। अच्छा 0,11/2 अगर x एक्सिस की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू कुछ भी है तो x इज इक्वल टू 0, ये एम्प्लाइज करता है क्या y एक्सिस की बात करें, है ना। और अगर y इक्वल्स टू 0 हो तो वो किसको एम्प्लाई करेगा x एक्सिस को। तो ये किस पे आ गया y एक्सिस पे। आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो एक्सिस होते हैं इसको आप x एक्सिस कहते हैं, है ना, और इसको आप y एक्सिस कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ दोनों का 0 होता है। अब अगर आप इसी लाइन पे चलेंगे मीन्स y एक्सिस पे चलेंगे तो x की वैल्यू 0 ही रहेगी, या आप इस लाइन पे चलेंगे तो y की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होता है, ठीक। और ओरिजिन पे x मीन्स मिड पॉइंट, ये जो दोनों का क्रॉस पॉइंट है उसको ओरिजिन कहते हैं, उस पे x और y दोनों क्या होते हैं 0 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया y एक्सिस। आगे चलिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक, या जिन वैसे तो आई थिंक आजकल इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसके दे रखे हैं, ठीक है। या एक और चीज़ हो सकती है कि अगर कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर 10 स्टूडेंट प्लस भी हो जाते हैं तो मैं एक हिंदी मीडियम वाला वीडियो भी। नाउ क्वेश्चन 4, 7 + 4x इक्वल टू 9। देखिए आप बस सॉल्व करिए फिर देखते हैं। 4 डायरेक्ट करता हूं मैं, 7 को उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर मैंने यहाँ रखा 4 sin थीटा, इतना तो डायरेक्ट कर ही लेंगे, एंड 9 - 7 इक्वल टू 2। सो sin थीटा इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2। 1/2 sin थीटा में कितने एंगल की वैल्यू होती है 30 की, है ना, ऑप्शन में 30 है। क्लियर। इस तरह से द वैल्यू ऑफ sin tan² थीटा -1/cos थीटा इंटू sec थीटा इज, देखिए 1/cos थीटा इज ऑल्सो sec थीटा, सो दिस बिकम sec² थीटा, है ना, दिस बिकम sec² थीटा। सो tan² थीटा माइनस ये हो गया sec² थीटा, और sec² थीटा किसके बराबर होता है 1 + tan² थीटा के। तो करिए इसको, सो दिस इज tan² थीटा माइनस, इसको मैंने लिखा 1 + tan² थीटा। अब अगर इसका ब्रैकेट खोल दिया जाए तो ये हो जाएगा जी आपका tan² थीटा -1 माइनस tan² थीटा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, कितना बच गया -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ HCF ऑफ 98 and 28 is equal to m, LCM of 98 and 28 is equal to n, then the value of n - 7 into n। देखिए इसका HCF क्या होगा, है निकालिए, 98 इंटू 28। HCF आप कैसे निकालते हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है 49 और 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है 14। अब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आपको केवल कॉमन नंबर लेना है। HCF के लिए क्या लेना है कॉमन नंबर, एंड 7 से हो गया ये 7 और ये 2। अब ये किसी भी कॉमन नंबर से नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इनका LCM HCF कितना हो गया 7 × 2 = 14, ठीक है। ये हमने HCF लिख दिया। यहाँ S सारे नंबरों से इसको डिवाइड करेंगे तो LCM आ जाता है 98 और 28। 2 से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करो जब तक डिवाइड होता रहे कोई भी एक नंबर, है ना। ये नहीं हो रहा है तो इसे एज इट इज छोड़ते जाते हैं, और ये हो रहा है तो इसको कर दिया। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 से करिए, ये 7 ये 1 आ गया ना, फिर 7 से, और कब तक करेंगे जब तक दोनों 1 आ जाए। अब ये 1 1 हो गया तो ये इसका LCM हो गया, 7 7 = 49, 98 98 2 = 6 एंड 9 18 और 1 90 196, ठीक। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई आपकी m और ये हो गई आपकी n, ठीक है। अब क्या करना है n - 7n, n - 7m
एन है आपके पास जी 196 माइनस 7 इंटू एम, 7 इंटू 14, ठीक, माइनस कर दिया तो 98 ही बच गया, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 हो गए, अब क्वेश्चन 7। द टेंजेंट ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑलवेज, देखिए ये हिंदी के क्वेश्चन भी हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। किसी वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्शरेखा सदैव परस्पर समांतर होती है। अब देखिए क्या उसने कहा, टेंजेंट ड्रॉ एट द एक्सट्रीम्स का मतलब थोड़ा सा ऊपर लाए, देखिए ये हमारा सर्किल है, इसकी एक्सट्रीम मीन्स जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल। अब यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आ रहा है इसमें, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी हमेशा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी रहेगी, 2r के बराबर, डायमीटर के बराबर, ठीक। तो दिस बिकम पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल V इज इक्वल टू E, F इज इक्वल टू C एंड V इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा रफ कर दूं इसको, क्या है, ठीक है। इसने क्या कहा कि साइड्स तो इक्वल नहीं है ना। एंगल बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए, मैं यहाँ बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये ट्राइंगल बन गया, इसको मैंने बोल दिया ABC, दूसरा ट्राइंगल भी मैंने बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने DE एंड F, यही बोला है। उसने बोला एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इसके इक्वल है, एक लाइन कर दी, ये दोनों इक्वल है। एंगल F इक्वल टू एंगल C, ये 2 लाइन कर दी, ठीक। अब क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर दो एंगल किन्हीं दो एंगल ट्राइंगल्स में इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल बट AB मतलब C के अपोजिट साइन और DE मीन्स F के अपोजिट, कहने का मतलब एंगल तो सेम है और इनका जो रेशो है वो कितना है, देखिए AB अपॉन के DE अगर हम कर दें तो इधर कितना आ जाएगा 3, या इसको रेशो की फॉर्म में लिखें कि AB एंड DE 3:1, कहने का मतलब इसकी जो कोई भी साइड है, अब यही रेशो सब में चलेगा, सिमिलर ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से यही चलेगा सब में, कि ये जो AB है, DE है वो AB से 3 टाइम है, BC की 3 टाइम हो जाएगी EF और AC की 3 टाइम हो जाएगी DF, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, नाइदर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वो होता है जिसकी साइड और एंगल सभी इक्वल हों, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। लेकिन सिमिलर वो होता है जिसके एंगल सेम हों और उसकी उसमें एक सेम रेशो हो, तो रेशो तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब इसकी साइड्स भी इक्वल होती, ठीक है। और सिमिलर कब होता है, जब सारे एंगल कैसे हों, सेम हो। तो ये सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0, देखिए अगर माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस आता है और अगर माइनस की पावर ऑड है तो वो माइनस आता है, ठीक है। अंदर की जो वैल्यू है वो इक्वल है और दोनों का प्लस कितना आ रहा है, 0। ये तो इवन है, हमें पता ही है, इसका मतलब ये तो +1 आना ही आना है और इसको 0 करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। इसका मतलब n ऑलवेज कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। किसी भी इवन नंबर, वो माइनस के नंबर की अगर पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू माइनस में और अगर पावर इवन है तो उसकी वैल्यू प्लस में, ठीक। यहां पर इसकी वैल्यू अगर प्लस आएगी और ये 100% प्लस आनी है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 8 है, 8 इज अ इवन नंबर। तो हमको जो n चाहिए वो ऐसा चाहिए कि जो ऑड हो जिससे ये -1 आए, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही देख के सॉल्व नहीं करना, बस यही देखना आपको, एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, एनी नेगेटिव नहीं, एनी ऑड नंबर,
क्या होना चाहिए, एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both द पॉलिनोमियल्स। देखिए ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। अब क्या बताना है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज। देखिए जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, जहां एक दूसरे को ये कट करेगा, है ना। अब बताइए कहां कहां कट कर रहा है। उसके अलावा अगर आपस में क्रॉस कर रहा है, दो तो ये हो गए, है ना, और एक वैल्यू यहां से मिलेगी, एक वैल्यू यहां से मिलेगी। कितने होंगे, 4 होंगे। कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 4। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज 2m स्क्वेयर प्लस 3m, देन इट्स सेकेंड टर्म इज, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सम को मैं अगर s कह दूं, सम को अगर मैं s कह दूं तो s इक्वल टू कितना हो गया, 2m स्क्वेयर प्लस 3m, ठीक है। मैंने एम टर्म्स का सम है ये, ठीक। तो पहला टर्म्स कितना होता है, m की जगह आप 1 रख दीजिए, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। दिस बिकम 1 रखने पे कितना हो जाएगा, ये 1 की स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 और 3 बन जा 3, 2 और 3 5, डायरेक्ट लिख दूं। ऐसे ही S2 निकालिए, जितने टर्म्स हमको निकालने हैं उससे एक एक्स्ट्रा, ठीक है ना, उससे एक एक्स्ट्रा आप S निकाल दीजिए। तो हमको यहां क्या फाइंड करना है, देन इट्स सेकेंड टर्म्स, सेकेंड मतलब दूसरा टर्म्स निकालना है, तो हम S3 तक इसको फाइंड आउट करेंगे, एक टर्म्स ज्यादा, ठीक है। अब 2 रखा तो 2 2 जा 4, इसे कर देते हैं, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। अगर 3 रखेंगे तो 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, स्क्वायर लग गया, यहाँ 3 इंटू में 3, ये कितना हो जाएगा जी, 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 3 या 9, सो दिस बिकम 27। अब अगर आपको T1 निकालना है ना, तो ये तो S1 के इक्वल होता है। अगर आपको T2 निकालना है तो T2 माइनस T S1 और T3 निकालना है इस तरह से, तो S2 माइनस S1 करना है T2 के लिए। S1 है अपने पास 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो दिस बिकम 9। Mode and median of the data are. Now question 12. Mode, mean of a data are 15x and 18x respectively, then the median of the data is. देखिए इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, mod इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना, यही वाला फॉर्मूला आप रख लीजिए, ठीक है। आपको निकालना क्या है, मीडियन का पता करना है, तो इसको ऐसे ही रखिए, इसको इधर उठा के लाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। और अगर खाली मीडियन निकालना है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो मैंने यहाँ से 3 हटा दिया, क्लियर, ये 3 यहाँ रख दिया। अब वैल्यू रख दीजिए इनकी, कि देखिए मॉड की वैल्यू है 15x और 2 इंटू मीडियन हो जाएगा, 2 इंटू 18 हो गया 36x डिवाइडेड बाई 3, कितना बचा भाई, 15 एंड 36 हो गया 51x अपॉन 3, है ना, 5 1 11 और 4 और 1 5, ठीक है ना। तो इससे 3 से कैंसिल किया तो ये 17x आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। ऐसे ही ये क्लियर है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज बीइंग ए रेड फेस कार्ड। देखिए ये जो डेक होता है
कार्ड्स का, इसमें 52 टोटल कार्ड होते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, रेड फेस कार्ड, और 26 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर डाल दूँ क्या इस पर, 13 है ना, यहाँ डाल दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन के टोटल इवेंट। फेवरेबल से आप ऐसे समझिए कि जिसकी बात की जा रही है, जैसे बात यहाँ की जा रही है रेड फेस कार्ड की, तो उसकी नंबर कितनी है, तो उसकी नंबर कितनी है रेड फेस कार्ड की, 26 है, और टोटल तो हमारे पास है ही 52, तो 26 अपॉन के 52, दिस इज बिकम 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। हम लाइन कर दूं थोड़ा सा, रेशनल वैसे आप लोग जानते होंगे क्योंकि इस समय तो हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ बता दूं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं पॉइंट वाले, जैसे मैंने लिखा 1 4 3 2, और अगर डैश 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 डॉट 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 ऐसे है तो ये इरेशनल होगा क्योंकि इसमें पता नहीं क्या है। लेकिन अगर यही मैं ऐसे लिख दूं 4 2 4 2 4 2 4 2 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है कि आगे भी यही दो नंबर या कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल होगा। ये कैसा होगा, इरेशनल होगा, और ये कैसा होगा, रैशनल होगा। ठीक है, या नंबर टर्मिनेटिंग हो, इसके बाद कुछ नहीं, डॉट 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 नहीं लगा, तब भी ये नंबर रेशनल होगा। ठीक है, तो ये है। अब इसने हमें जो पूछा है वो क्या कहा है, √3 एंड √5। देखिए √3 की जो वैल्यू आती है हमें पता होना चाहिए 1.732 है ना, और √5 की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.236। तो इन दोनों के बीच में नंबर हो, पहले तो ये देखो इसमें रेशनल नंबर, देखिए ये तो रेशनल ही नहीं है क्योंकि इसमें डॉट 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 लगा हुआ है और टर्मिनेटिंग नहीं है ये, है ना, और कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो किसी भी तरह से रेशनल है ही नहीं, इसको छोड़ दिया। और पाई जितने भी सिंबल्स हैं वो इरेशनल होते हैं। वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, जो कि वैल्यू है, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो जितने भी सिंबल्स हैं, ठीक है ना, उनकी सबकी वैल्यू कैसी होती है, अप्रोक्स होती है, और अप्रोक्स वाली वैल्यू हम कंसीडर करते हैं इरेशनल नंबर में, तो ये भी इरेशनल हो गया, है ना। रेशनल केवल ये दो बच्चे, 6 पे बार लिखने का क्या मतलब है कि 2.3266666666 ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, तो एक ही रिपीटेशन हो रहा है, तो एक तो ये रेशनल है, एक ये रेशनल है। अब इन दोनों में से आपको ये देखना है कि इनके बीच में कौन सा है, बिटवीन कौन है। देखिए 1.7 से 2.2 तक, ये तो 2.3 हो गया, इसका मतलब ये आउट ऑफ रेंज हो गया, तो ये भी नहीं है, और ये हो गया रेंज में, बिटवीन हो गया ना, तो बिटवीन नंबर कौन सा आ रहा है, 1.85 है ना, 7.142 वाला, ये नंबर बिटवीन आ रहा है इन दोनों के में। ये है तो रेशनल, लेकिन ये इससे ग्रेटर है ना, इससे भी, तो इनके बिटवीन नहीं आ रहा है, तो बिटवीन की बात पूछिए तो बिटवीन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट एंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर यहीं बताऊँ आपको, इस बात को ऐसे समझिए थोड़ा सा कि जनरल फॉर्मूला अगर मैं एरिया का लिखूं किसी सेक्टर के लिए, तो वो क्या होता है जी कि थीटा इंटू आर अपॉन के पाई नहीं, सॉरी पाई नहीं, आर, थीटा इंटू आर अपॉन के 2, ये होता है किसका, थीटा इंटू आर स्क्वेयर। ये थोड़ा सा इसे आप लर्न कर लो, किसी सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, और ये जो यहाँ थीटा होता है, थीटा ऑलवेज इन रेडियन,
रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। और डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो होता क्या है? डिग्री, थीटा इन डिग्री इंटू पाई एंड डिवाइडेड बाई 180, ये किस में हो जाएगा? रेडियन में। ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ आई आपके पास जो थीटा दे रखा है वो किस में है? डिग्री में है, तो इसको पहले रेडियन में चेंज करिए। 72 डिग्री इन रेडियन क्या हो जाएगा? 72 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। ये 36 से 2 टाइम और ये 36 से 5 टाइम, तो 2/5 पाई, इतने रेडियन एंगल बना हुआ है इस सेक्टर का, जिसका एरिया इसको गिवन है। कितना एरिया दे रखा है? दे रखा है जी 40 पाई। ठीक है, तो हमने रख दिया थीटा इंटू आर स्क्वेयर अपॉन के 2 इज इक्वल टू 40 पाई। थीटा की जगह वैल्यू रखी 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 5 और ये वाला 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 40 पाई। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ रखिए आर स्क्वेयर के बाद, आर स्क्वेयर ये 2 से ये 2 भी चला गया ना। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 और इंटू 5, तो डायरेक्ट 200 लिख दूँ। और ऐसे अगर आर की बात करें तो आर हो जाएगा हमारा √ के 200। मैंने 200 को ऐसे लिख दिया क्योंकि 200 का तो स्क्वायर कंप्लीट होता नहीं है, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया 100 इंटू 2 में। 100 का जो होता है कितना होता है? 10 होता है, और √2 है ना। यहाँ तक ये स्क्वायर यूनिट में चलेगा, और जैसे ही √ हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? यूनिट में। ठीक, तो 10√2 यूनिट इसकी रेडियस हो गई। 10√2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PA इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O। ये सर्किल है, इस पर P से टेंजेंट किया है। टेंजेंट की क्वालिटी क्या होती है कि वो रेडियस के साथ या डायमीटर के साथ कितने का एंगल बनाता है? ऑलवेज 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, इफ POB इधर वाला है ना, जो गिवन है 115 है, देन APO ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है ना। देखिए ये जो लाइन है पूरी कितनी की होगी? 180 की होगी, तो इधर 15 हो गया, तो इधर वाला ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया जी 65। 180 में से इसको माइनस करेंगे, इस वाले को 180 में से माइनस करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा, तो 65 हो गया, है ना। एक और चीज़ भी होती है। अच्छा चलो, हमारा ये 90 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये कैसे निकालेंगे? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए इस वाले एंगल को एंगल APO प्लस ये वाला 65 प्लस ये वाला 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है जी, तो एंगल APO कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों का सम, तो कितना हो गया? 155। ठीक है, 155 होगा 5 और 2, इतने डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट चलिए 17। A kite is flying at a height of 150 meter from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is। अब देखिए ये पूछ क्या रहा है कि यहाँ हमारी पतंग है, हम एक पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से ऐसे करके, ये पतंग है, ये हमारी स्ट्रिंग है, और ये जो हमारी स्ट्रिंग है अगर ऐसे करके करते हैं तो ये कितने पे इंक्लाइंड हो रही है? 30 डिग्री पे। ठीक, इसकी पतंग की जो हाइट दी है, काइट की हाइट जो दी है, कितनी हाइट पे ये इस टाइम है? 150 मीटर पे, है ना, 150 मीटर पे। आपको पता करना है स्ट्रिंग की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको ये पता करना है। देखिए ये हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो 30 डिग्री के जिस एंगल की बात करी जाए उसके सामने वाले जो साइड होती है उसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं, है ना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और जिससे ये एंगल लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं बेस, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको आप कहते हो हाइपोटेनस। ऐसे ही तो कहते हो,
क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास एल्टीट्यूड है और हाइपोटेनस निकालना है। ठीक, तो एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस में एंगल होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन के एल्टीट्यूड, यही तो होता है। इसी वाले फॉर्मूले से आप निकाल दीजिए। एंगल इस पर है 30 डिग्री। हाइट की जगह मैंने स्ट्रिंग की लेंथ लिख दिया, एच ही लिखा रहने दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो ऑप्शन देखना है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख दो या एच ही लिखा रहने दो। और ए है हमारा 150 मीटर, यही तो है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी, ये हमने एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है, अभी गलत हो जाता, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा साइन 30, एल्टीट्यूड होता है हमारा यहाँ पर 150 मीटर, और हाइपोटेनस हमें पता करना है, यही स्ट्रिंग की हाइट लेंथ होगी। तो दिस बिकम 1/2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 150 अपॉन एच। तो एच को निकालना, इधर ले जाइए, ये 2 इधर आ जाएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 2 × 50 मीन्स 30, 300 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब आया जी आपका क्वेश्चन नंबर 18। A piece of wire 20 meter long is bent into the form of a arc of a circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of circle is। देखिए एक्चुअल में है क्या कि एक हमारे पास वायर है, मैं यहाँ 18 नंबर डाल देता हूँ। 18 हमारे पास जो वायर है, हमने उसको ऐसे करके एक आर्क की शेप में बेंड कर दिया, और इस आर्क की जो रेडियस है वो कितनी है? 60 अपॉन के पाई सेंटीमीटर, है ना, यही तो है 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। ये आर्क की पूरी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो यहाँ इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल जो हमारा होता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन के रेडियस, है ना। इतने रेडियन में आता है ये, है ना, किस में आता है? रेडियन में। कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसे एंगल में चेंज कर लेंगे, उसमें डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो आर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारे पास? 20 है, और रेडियस कितनी है? 60 अपॉन के पाई है, तो ये नीचे वाली पाई ऊपर पहुंच जाएगी। ये कितना हो गया? पाई अपॉन के 3, है ना। पाई की जगह पे आप रख देंगे ए 180 और आपका काम खत्म। ये हो जाएगा डिग्री में, क्योंकि आंसर आपका डिग्री में आ रहा है। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इस पर कितना एंगल बना दिया इसने? 60 डिग्री, या रेडियन में पूछता है पाई अपॉन के 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन 19 and 20 are assertion and reason based question. Two statements are given, one labeled as assertion A and other is labeled as reason R. ठीक है, selected the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. ठीक, both assertion A and R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. Both A and R are true but reason is not the correct assertion of A. Assertion A is true but R is false. ठीक है, जो भी आएगा वही हम लगा देंगे। क्या लिखा हुआ है? देखिए, A probability of selecting a number at random from the number 1 to 20 is 1। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 फेवरेबल भी कितने हैं हमारे पास? कितने हैं? 20 नंबर हैं, जिनमें से सेलेक्ट करना है वो भी 20 नंबर हैं, और टोटल नंबर भी कितने हैं? 20 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 आएगी, ये तो सही है। फॉर एनी इवेंट ई इफ पी इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। हाँ, ये बात भी सही है, जब अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बात सही है। तो इसमें तो आपका दोनों सही हैं और एक दूसरे की बात भी कर रहा है ना, तो ए ऑप्शन ही इसमें तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आएगा? 19 का ए। ठीक, नेक्स्ट, इफ बी जॉइन टू हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, भाई टू हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, हेमी कहते हैं आधे स्फीयर को,
कोई नहीं, सेम रेडियस वाले हेमी स्फीयर को बेस के थ्रू अगर ऐड कर देंगे तो ये तो स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ट्रू है ना। और दूसरा क्या है फिर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यही सही रहेगा। ये ट्रू हो गया, ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसमें तो एक ही ट्रू है। अब ए ट्रू और आर फॉल्स हो, कौन सा है, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसमें सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ये सी है ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए सेक्शन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि अगर सारे सेक्शन एक साथ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेक्शन वाइज सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं, ठीक है। चलो